देखिए, आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो टॉपिक है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मौलिक सिद्धांत, यानी कि मतलब जो है फंडामेंटल इकोनॉमिक थ्योरी। ये टेस्ट सीरीज है। देखिए, इसके अंतर्गत मैं आपको जो है पूरा डिटेल में समझाऊंगा भी और आपके जो है क्वेश्चन डिस्कस भी कर रहे हैं। देखिए, प्रथम क्वेश्चन जो है सबसे पहला जो है वो है सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था। छाया मतलब शैडो प्राइस। शैडो प्राइस को किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। देखिए, इसमें आंसर है जे टिनबर्गिन, बी में है ए के सेन, सी में पीसी महालोनोबिस, डी में आर नरकश। देखिए, आंसर बनेगा इसका जे टिनबर्गिन, यानी आंसर है ए। अब देखिए, यह है छाया कीमतें या फिर शैडो प्राइस की अवधारणा जो है का इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम जो है टिनबर्गिन ने दिया था। वहीं पर देखिए इसका आंसर बन जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, यानी कि मतलब जो है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स थ्योरी का, देखिए इसका जो है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स थ्योरी, यानी कि आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, इसको जो है किसने दिया था या किसने डिजाइन किया था। ए एच लिबेनस्टीन, बी रोसनस्टीन रोडन, सी डब्ल्यू रास्टो, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसका आंसर बनेगा एच लिबेनस्टीन, यानी आंसर हो गया आपका ए। अब देखिए, आवश्यक न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत, या फिर हम कह सकते हैं एक तरह देखिए मतलब जो है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स थ्योरी जो है वो जो है हार्वे लाइबेस्टन द्वारा प्रस्तुत की गई है। हार्वे लाइबेस्टन ने अर्थ विकसित देशों की समस्याओं का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट किया है कि इन देशों में पाए जाने वाला निर्धनता का विषम दुष्चक्र या निम्न आय स्तर हेतु उत्तरदायी है। निर्धनता का विषम दुष्चक्र के निवारण हेतु आवश्यक है कि वहां एक आवश्यक न्यूनतम प्रयास किया जाए। कहने मतलब वहां पर एक आवश्यक न्यूनतम प्रयास किया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय में ऐसे स्तर तक बढ़े जिसमें आत्मनिर्भर विकास को बनाए रखना संभव हो सके। देखिए, इसका आंसर बना हमारा, देखिए वो बना है हमारा ए आंसर। नेक्स्ट, देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है। इसमें देखिए, ए में है सामाजिक व्यवहार, बी में है प्राकृतिक संसाधन, सी में शक्ति संसाधन, डी पूंजी संसाधन। देखिए, आंसर बनेगा सामाजिक व्यवहार, आंसर बन गया हमारा ए। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं सामाजिक व्यवहार एक अनार्थिक तत्व है, क्योंकि इसका संबंध मनुष्यों के आचार व्यवहार क्रियाकलाप आपसी संबंध आदि से होता है। प्राकृतिक संसाधन, शक्ति संसाधन और पूंजी संसाधन आर्थिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। इनमें उत्पादक क्रिया होती है। वहीं पर देखिए मतलब आर्थिक विकास के अनार्थिक कारण निम्नलिखित हैं: राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक व्यवस्था, तकनीकी ज्ञान और सामान्य शिक्षा, भ्रष्टाचार से मुक्ति तथा विकास के लिए आकांक्षा। देखिए, आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, यदि धारणा की आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे तक पहुंचेगी को जाना जाता है। यानी कहने मतलब है यह धारणा की आर्थिक वृद्धि सभी आर्थिक क्षेत्रों के नीचे तक पहुंचेगी को जाना जाता है। इसमें क्या जाना जाता है? ए पंप प्राइमिंग, बी ट्रिकल डाउन, सी डिसअपियरेंसल थ्योरी यानी प्रसार का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बनेगा देखिए इसका मतलब जो है बी यानी
ट्रिकल डाउन। अब देखिए ट्रिकल डाउन का मतलब है, या टपकन का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, यानी ट्रिकल डाउन को जो है टपकन का सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिए टपकन का सिद्धांत किसी देश में राष्ट्रीय आय, उच्च विकास दर का लाभ समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे लोगों तक पहुंचाने का सिद्धांत है। मतलब समझिए टपकन सिद्धांत है क्या, किसी देश में राष्ट्रीय आय की उच्च विकास दर का जो लाभ है समाज के सबसे नीचे स्तर या पायदान पर बैठे लोगों तक पहुंचाने का सिद्धांत है। इस सिद्धांत की मान्यता है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ समाज में आय व धन के वितरण की असमानताओं में कमी लाना है। वहीं मंदी के दौरान सरकारी खर्चों में कमी, ब्याज दर और कर कटौती के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन कार्रवाई को पम्प प्राइजिंग कहते हैं, यानी पम्प प्राइमिंग कहते हैं। किसे कहते हैं देखिए, अब यहां पर देखिए मंदी के दौरान सरकारी खर्चों में कमी, ब्याज दर और कर कटौती के माध्यम से अर्थव्यवस्था की प्रोत्साहन कार्रवाई को क्या कहते हैं, पंप प्राइमिंग कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए इसका आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए हमारा, अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग ने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया है, यानी बाजार अर्थव्यवस्था का जो है प्रबल समर्थन किया है। बाजार अर्थव्यवस्था का देखना हमें, देखिए इसका आंसर बनेगा देखिए आपका एडम स्मिथ, केन्स, हिक्स। बी में है एडम स्मिथ, मार्क्स, स्ट्रामलिन। सी में है एडम स्मिथ, हेयक, फ्रीडमैन। डी में है एडम स्मिथ, रिकार्डो, जे, गोल्डबर्ग। देखिए इसका जो आंसर बनेगा देखिए वो पूछ रहा है किस वर्ग ने बाजार अर्थव्यवस्था के प्रबल समर्थन किया। देखिए इसमें आंसर बनेगा डी, यानी एडम स्मिथ, रिकार्डो और जे के गोल्डबर्ग, यानी आंसर बना हमारा डी। अब देखिए अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ, रिकार्डो और जे के गोल्डबर्ग ने सरकार के हस्तक्षेप को अस्वीकार करते हुए बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया है। मतलब समझिए इन अर्थशास्त्र ने सरकार के हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया है और साथ में ही बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया है। आंसर बन गया डी। नेक्स्ट, कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्संरचना क्यों करती है। देखिए इसमें देखिए आंसर बनेगा इसका, देखिए उपभोक्ता की मांग और अपेक्षाएं निरंतर बढ़ती रहे, बिल्कुल सही है। दूसरी बात देखिए हमारा कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाता है, बिल्कुल जा रहा है, सही है। वहीं पर देखिए जो है अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है, ये भी सही है। आंसर बना हमारा डी, ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, देखिए आपका जो है सकल लाभ का आशय निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी सकल लाभ का जो है, सकल लाभ यानी कि मतलब है एक तरह से मतलब देखिए आपका जो है ग्रोस प्रॉफिट का मतलब क्या है या कौन सी है। आंसर देखिए इसका आंसर बनेगा देखिए हमारा बेचे गए माल की लागत और प्रारंभिक स्टॉक का जोड़, या फिर कहते हैं बिक्री में से बचे गए माल की लागत को घटाने के बाद प्राप्त लाभ। उसके बाद देखिए बिक्री में से क्रय के घटाने की प्राप्त लाभ। देखिए आंसर बन जाएगा इसका बी, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट या फिर सकल लाभ का जो आशय क्या है वो विक्रय में से बच गए माल की लागत को घटाने के बाद प्राप्त लाभ, यानी आंसर बन गया हमारा, ये बन गया हमारा बी आंसर। कहने का मतलब है ग्रोस प्रॉफिट का मतलब है बिक्री से प्राप्त आय माइनस बेचे गए माल की लागत, यानी कहना ग्रोस प्रॉफिट क्या है, बिक्री से प्राप्त आय माइनस बेचे गए माल की लागत। आंसर बन जाता हमारा बी आंसर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चावच कीमत
या प्राइस सीलिंग का उदाहरण है? प्राइस सीलिंग का उदाहरण देखिए हमारा, भारत में हवाई कंपनियों द्वारा प्रभावित किराए, बी में बिस्कुट के पैकेट पर छपी कीमत, सी में गन्ना उत्पादकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, डी में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी। आंसर बनेगा इसका, देखिए हमारा ये बनेगा बी आंसर, यानी बिस्कुट के पैकेट पर छपी कीमत, यानी आंसर हो गया हमारा बी। अब देखिए मतलब जो है कहने का मतलब ये है, इसमें देखिए एक उच्चतम कीमत या प्राइस सीलिंग का उदाहरण जो है हमारा बिस्किट के पैकेट पर छपी कीमत, इसको हम जो है प्राइस सीलिंग या सेलिंग कहते हैं। देखिए मतलब जो है उच्चतम कीमत या प्राइस सीलिंग का आशय है कि किसी वस्तु या सेवा के लिए निर्धारित कीमत, यानी किसी वस्तु या सेवा के लिए निर्धारित कीमत, या कह सकते हैं हम जो है एमआरपी से अधिक कीमत वसूल नहीं किया जा सकता। यानी कि प्राइस सीलिंग का मतलब समझ लें, किसी भी वस्तु सेवा के लिए निर्धारित कीमत जो कि एमआरपी से ज्यादा वसूल नहीं किया जा सकता है। अगर मान लें किसी बिस्किट के पैकेट पर 5 रुपए एमआरपी होता है तो उसे 6 रुपयों में बेचना कानूनी अपराध है। इसलिए मतलब जो है उच्चतम कीमत उपभोक्ता को एक सुरक्षात्मक छत यानी कीमत छत प्रदान करता है। देखिए ये बना हमारा प्राइस सीलिंग की बात हो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐसा बाजार जिसमें बड़ी संख्या में फर्म है, समान प्रकार के उत्पाद हैं, किसी एक फर्म की मांग में अंतहीन लचीलापन है तथा मूल्य पर फर्मों का कोई नियंत्रण नहीं है, क्या कहलाता है? देखिए इसमें आंसर देखिए हमारा, अल्पाधिकार, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा, बी संपूर्ण प्रतिस्पर्धा, यानी परफेक्ट कंपटीशन। आंसर बन गया हमारा इसका डी आंसर है हमारा, यानी परफेक्ट कंपटीशन। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता या फिर परफेक्ट कंपटीशन क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता या परफेक्ट कंपटीशन बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या विशाल होती है और वस्तुएं समरूप होती है तथा कीमत उद्योग की कुल मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। मतलब समझिए कीमत जो है उद्योग की कुल मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है, जिससे सभी फर्मों को वह कीमत स्वीकार करनी पड़ती है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता समझिए आप जो है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेता विक्रेताओं की संख्या विशाल होती है और वस्तुएं समान होती है। वहीं पर देखिए कीमत उद्योग की कुल मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है, जिससे सभी फर्मों को वह कीमत स्वीकार करनी पड़ती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पाद के विक्रेता अधिक संख्या में हैं, लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचता है तो क्या कहलाता है? देखिए इसका आंसर बना एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, यानी आंसर बन गया हमारा सी। अब देखिए मतलब जो है वह बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पाद के विक्रेता अधिक हों, लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचते हों, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा कहलाती है। मतलब क्या देखिए वह बाजार जिसमें किसी भी विशेष उत्पादक या उत्पाद के विक्रेता अधिक हों और लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद को बेचते हों तो वो एकाधिकार प्रतिस्पर्धा कहलाती है। यह भिन्नता इसलिए होती है क्योंकि विक्रेता अपने उत्पाद के मिलते जुलते या अन्य उत्पाद से भिन्न और विशेष प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। देखिए आंसर बना इसका हमारा सी आंसर। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, बाजार एक अधिकार प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान पैदा करती है? देखिए इसमें व्यक्तिवाद की ओर, उपभोक्तावाद की ओर, समष्टिवाद की ओर, पूंजीवाद की ओर। आंसर बनेगा उपभोक्तावाद की ओर, आंसर बन गया हमारा बी। अब देखिए इसमें देखिए आप जो है बाजार उपभोक्ता की ओर रुझान पैदा करती है क्योंकि बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है
और बाजार ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय का कार्य संपन्न होता है, जो उपभोक्ता को ध्यान में रखकर ही विकसित होते हैं। देखिए आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, सुपर बाजार होता है एक फुटकर विक्रय संगठन, यानी देखिए आंसर बनेगा इसका जो है फुटकर विक्रय संगठन। आंसर बन गया बी। यानी सुपर बाजार क्या है? सुपर बाजार फुटकर विक्रय संगठन होता है। अब देखिए इसका आंसर बना हमारा बी। अब देखिए सुपरमार्केट बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार की ओर आधुनिक विधि है। सुपरमार्केट स्वयं सेवा दुकान है जो विभिन्न प्रकार के भोजन, पेय पदार्थ और घरेलू उत्पादों की पेशकश करते हैं। प्राय ये बड़े बड़े शहरों में उच्च आय वर्ग वाले उपभोक्ताओं के लिए स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर बनेगा बी बेट। नेक्स्ट, क्रेता का बाजार कहलाता है जहां, देखिए आप जो है, यानी क्रेता का बाजार क्या कहलाता है? जहां मांग से पूर्ति अधिक होती है, बी में पूर्ति से मांग अधिक होती है, सी में पूर्ति मांग के बराबर होती है, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए आंसर बनेगा इसका मांग से पूर्ति अधिक होती है वो क्रेता बाजार कहलाता है, यानी क्रेता का बाजार कहलाता है जहां पर मांग से पूर्ति अधिक होती है। ठीक है, आंसर बना हमारा ए। अब देखिए क्रेता बाजार उसे कहते हैं जब किसी वस्तु की पूर्ति उसकी मांग से अधिक होती है, यानी कि कहना मतलब जो है सप्लाई अधिक होती है और डिमांड कम होती है, यानी कहना मतलब है पूर्ति उसकी मांग से अधिक होती है, उसे क्रेता बाजार कहा जाता है। अर्थात वह बाजार क्रेता बाजार कहा जाता है जहां पर क्रेता किसी भी वस्तु का मूल्य लगाने में वरिष्ठ समझा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, देखिए किसी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का संचालन निम्नलिखित में से किस एक की ओर संकेत करता है? देखिए आंसर बनेगा इसका मांग और पूर्ति के दबाव की अनुन्य क्रिया, यानी आंसर बना हमारा ए। अब देखिए किसी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का संचालन मांग और आपूर्ति के दबाव को अनुन्य क्रिया के द्वारा निर्धारित होती है, अर्थात कीमत का निर्धारण मांग व पूर्ति पर निर्भर करता है। आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन, वह दर जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संतुष्टि के स्तर पर बदले बिना प्रतिस्थापन के लिए तैयार है क्या कहलाता है? देखिए आंसर बनाया था प्रतिस्थापन सीमांत दर, यानी आंसर बना हमारा एक मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आंसर बना हमारा ए। अब देखिए मतलब है इसमें जब उपभोक्ता एक वस्तु के समान दूसरी वस्तु का प्रयोग करता है तथा दूसरी वस्तु पहली वस्तु की तरह समान संतुष्टि प्रदान करे तो यह स्थानापन्न वस्तु की सीमांत दर होती है। यानी कि मतलब से तटस्थता के सिद्धांत के अंतर्गत उपभोक्ता व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उदासीन वक्रों को ऋणात्मक ढाल होने का संकेत देती है। मतलब समझिए एक तरह से मतलब जो है हमारा जो है प्रतिस्थापन सीमांत दर क्या होती है? देखिए वह दर जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु के संतुष्टि स्तर पर बदलने बिना प्रतिस्थापन के लिए तैयार है वह कहलाता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए इसमें इतना ही है, बाकी नेक्स्ट